नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं वेव अखबार लाइव। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान आज हो गया। यूं तो आज मतदान उत्तराखंड और गोवा में भी हुआ है और यह कहा जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में बदलाव की बयार चल रही है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो प्रदेश है जहां से 2024 का रास्ता निकलता है। उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ यही तय करेगा कि नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है या नहीं चल रहा है, या वो ढलान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश वो चुनाव है जिससे यह तय होगा कि इस देश में राजनीति सांप्रदायिकता की चलेगी या भाईचारे की चलेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो चुनाव है जो ये तय करेगा कि हिंदुस्तान में आगे की जो राजनीति है, क्या किसान आंदोलन या किसानों के या गरीबों का आंदोलन या मजदूरों का आंदोलन अपनी मांग मनवा पाता है सत्ता से, या अपनी जिद में सत्ता बदल पाता है या नहीं बदल पाता है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भी तय करेगा कि आखिर अल्पसंख्यकों के साथ इस देश के अंदर किस तरीके का व्यवहार किया जाए राजनीतिक रूप से। अगर एन चुनाव के वक्त पर अगर हिजाब की बात होती है, एन चुनाव के वक्त पर अगर दंगों की बात होती है, एन चुनाव के वक्त पर अगर जिन्ना की बात होती है, एन चुनाव के वक्त पर अगर बंटवारे की बात होती है, एन चुनाव के वक्त पर अगर माफिया की बात होती है, उसके बाद भी अगर अल्पसंख्यक समुदाय या समाज का एक हिस्सा हिंदू और मुसलमान मिलकर अगर भाईचारे की बात करते हैं तो ये बंटवारे की राजनीति को मुंह तोड़ जवाब देता है। इसलिए भी उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के हम जिस दूसरे चरण के चुनाव की बात कर रहे हैं, पहला चरण 11 जिलों में हुआ, दूसरा चरण 9 जिले की 55 सीटों पर हुआ। पहले 58 सीट पर जो मतदान हुआ है वहां पर एक बड़ा हिस्सा जाट और मुसलमान के गठजोड़ वाला हिस्सा था, जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है और ये दोनों ही कम्युनिटी वो हैं जो सत्ता को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब आप सत्ता को बदलने की लड़ाई लड़ते हैं तो जब आप वोट डालने निकलते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के या एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट होता है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट किया जाता है और तब आप सरकार बदल पाते हैं। तो इसीलिए पहले चरण के चुनाव के बाद से बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं जिनके चेहरे पर आपको परेशानी दिन नजर आ रही है, जिनके चेहरे पर आपको पसीना नजर आ रहा है। दूसरा चरण भी उससे अलग नहीं है। दूसरे चरण की जिन 9 जिलों की हम बात कर रहे हैं 55 सीटों में, वो हैं मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली, अमरोहा, बदायूं और शाहजहांपुर। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पूरा जो इलाका है ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है और इसीलिए बीजेपी की हालत इस पूरे के पूरे जो एरिया है, जो हम पहले चरण की बात करें या दूसरे चरण की बात करें, इन दोनों जगह पर बीजेपी अपना आधार या बीजेपी अपना जनाधार खोती हुई नजर आती है। हम जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं आखिर इस दूसरे चरण में कहां मतदान होने वाला है और यहाँ की स्थितियां क्या हैं। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। दूसरा चरण भी गन्ना और जिन्ना के नाम। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में जो समीकरण थे, लगभग वही दूसरे चरण में भी हैं। पहले चरण की अधिकांश सीटों पर गन्ना किसान रहता है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यही कारण है किसान गन्ने की बात करता है और भाजपा जिन्ना की। इस चरण के चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य जिले ज्यादा हैं। मुरादाबाद और रामपुर जिले में 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। बिजनौर में 43, सहारनपुर में 41 और अमरोहा में 40% मुस्लिम मतदाता हैं। बरेली में 34.54%, बदायूं में 23.23% और शाहजहांपुर में 17.55% मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इन 55 सीटों में से 38 सीटों पर कब्जा किया था। 15 सीटें सपा के पास थी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा यहां पर एक भी सीट जीत नहीं सकी थी। इस चरण के मतदान से पहले जिन्ना पाकिस्तान कब्रिस्तान से लेकर कर्नाटक का बुर्का विवाद जिस तरह खड़ा किया गया, असल में वह ध्रुवीकरण कर वोट बटोरने का ही प्रयास रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद जो खबरें आई हैं, वह बताती हैं ध्रुवीकरण में उतनी सफलता नहीं मिल सकी।
दूसरी तरफ ये इलाका गन्ना किसानों का है, जो बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने गन्ना बेल्ट में अच्छी सफलता हासिल की थी। जानकारी के अनुसार बरेली में 70% गन्ना किसान हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बरेली जिले की 9 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा मुरादाबाद में लगभग 60%, बदायूं में 40%, बिजनौर में 50% से अधिक और रामपुर में लगभग 45% गन्ना किसान हैं। अन्य जिलों में संबल में 35% गन्ना किसान हैं, सहारनपुर और अमरोहा में क्रमशः 65% और 60% और शाहजहांपुर में 35% गन्ना उत्पादक है। यूपी के गन्ना किसानों के लिए भुगतान एक बड़ी समस्या है। पिछली बार अपनी घोषणा पत्र में बीजेपी ने 14 दिन में भुगतान कराने की बात कही थी। ये बात इस बार भी कही गई है, पर भुगतान नहीं कराया गया, जिससे किसानों में नाराजगी है। अगर ये नाराजगी बूथ तक पहुंच गई तो बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 2 करोड़ मतदाता करेंगे। तो दूसरे चरण का मतदान जिस एरिया में हुआ है, ये रुहेलखंड का इलाका माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पिछले 3 चुनाव में अगर बात करें, 2007 की बात करें, 2012 की बात करें या फिर 2017 की बात करें, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलाके में ज्यादा सीट ली वो सत्ता तक पहुंचा। ये एक यहां पर गणित है। 2017 में बड़े आश्चर्यजनक तरीके से बीजेपी ने यहां पर सीटें जीती। उस स्थिति में जीती देवबंद, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लगभग 90% मुसलमान माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी जीत गई। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पिछले इलेक्शन में वोट डिवाइड हुआ था। पिछला इलेक्शन आपको याद हो, वो चुनाव था जबकि नोटबंदी लागू हुई थी और बीजेपी ये बात लोगों को समझाने में सफल हुई थी कि इस नोटबंदी से उसने बड़े बड़े सेठों की हालत खराब कर दी है और इससे गरीबों को बड़ा फायदा होने वाला है। काला धन निकलेगा, विकास होगा और देश जगमगा जाएगा। आज 5 साल बाद अगर हम देखते हैं तो हमको ये बात समझ में आती है कि नोटबंदी के बाद आर्थिक स्थितियां बिगड़ी हैं। नोटबंदी के बाद जब कोरोना आया, ये लगातार एक दूसरा डेंट हमारी अर्थव्यवस्था का हुआ, जिसने छोटे कारोबारियों को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। अगर हम मुरादाबाद की बात करें, हम सहारनपुर की बात करें, हम बरेली की बात करें, हम बदायूं की बात करें, जहां लोकल का जो मार्केट था, खासकर सहारनपुर और मुरादाबाद में जिस तरीके का जो लघु उद्योग था, जो कुटीर उद्योग था, वो एक तरीके से नोटबंदी के बाद से और उसके बाद कोरोना की आंच में वो चौपट हो गया। तो इसलिए ये भी मुद्दा इस चुनाव के अंदर व्यापारियों के लिए बड़ा मुद्दा है। फिर मैं वो एक बात कहता हूं कि ये जो मुद्दा है, ये जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर जातिगत समीकरण एक बात है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो अर्थव्यवस्था की बदहाली है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकल रहा है। यहाँ पर मैं फिर वही बात कहूंगा जो हमने पहले चरण में देखा था कि ये चुनाव जो है, ये शहर और गांव के अंदर फिर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शहरी इलाकों में मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर उस तरीके का डिवीजन हमको शहर में नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके का डिवीजन हमको आगरा, अलीगढ़ या मथुरा जैसे इलाकों में दिखाई दिया था। तो कुल मिला के बात यह है, अगर हम 2017 की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने 38 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें जीती थी, बीएसपी ने 1 भी सीट नहीं जीती थी और 2 सीट कांग्रेस यहां पर जीत गई थी। 2012 की बात करें तो 40 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 4 बीजेपी ने जीती। आप ये देखें कि पिछला इलेक्शन जो था उसमें बीजेपी 4 सीट से 37 सीट पर पहुंची थी। ये एक बड़ा चेंज था। अब हम इसके समीकरण पे आगे बात करेंगे और उसके अगर 2007 के चुनाव की बात करें तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी जब मायावती की सरकार बनी थी उसने 35 सीटें जीती थी। तो कुल मिला के 35 से लेकर 40 के बीच ये तीनों पार्टियों ने अलग अलग साल में ये सीटें जीती हैं और सत्ता तक वो लोग पहुंचे हैं। बहरहाल यहां पर भी किसानों का मुद्दा है और मुझे लगता है कि हम एक रिपोर्ट देख लें कि आखिर इस जगह पर
कि हम अगर बात करें किसान की और अल्पसंख्यक की, तो इसको लेकर एक क्या समीकरण बनता है, हम एक बार उस पर बात करें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। यूपी में दूसरे चरण का मतदान 9 जिलों की 55 सीटों पर संपन्न हो चुका है। इस चरण को जीतने के लिए भी सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में प्रचार कर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में माहौल बनाने का काम किया। जिन जिलों में मतदान हुआ उसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर व बदायूं जिले शामिल हैं। इनमें से कुछ विधानसभा सीटें चुनाव से पूर्व ही हॉट सीट बनी हुई हैं। ये सीटें नकुड़, देवबंद, कुंदरकी, चंदौसी, स्वार, टांडा, रामपुर और शाहजहांपुर है। दूसरे चरण में भी कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, खास तौर पर आजम खान की, जो इस वक्त जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत भी नहीं मिली है। बीजेपी आजम खान को मोहरा बनाकर चुनाव प्रचार कर रही है। दूसरे चरण में एक और महत्वपूर्ण सीट शाहजहांपुर विधानसभा सीट है। इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना अपना ताज बचाने के लिए मैदान में हैं। सुरेश खन्ना इस सीट पर पहली बार 1989 में विधायक बने थे, जिसके बाद उनका जीत का सफर लगातार जारी है। वे 1989 के बाद 1991, 2002, 2007, 2012 और 2017 में चुनाव जीत चुके हैं। वे मौजूदा समय में योगी सरकार में मंत्री भी हैं। अब 2022 के इस विधानसभा चुनाव में 9वीं बार जीत दर्ज करने के लिए वे मैदान में हैं। रामपुर सीट इस बार भी हॉट सीट बनी हुई है। यूपी के दिग्गज राजनीतिक शख्सियत रहे आजम खान इस सीट से एक बार फिर मैदान में हैं। आजम खान के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर भी इस चुनाव में सबकी नजर है। वे कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आए हैं, जिसके बाद सपा ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है। सपा के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान स्वार विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। वे 2017 में भी विधायक चुने गए थे, लेकिन उम्र को छिपाने के मामले में कोर्ट ने उन्हें अयोग्य कर दिया था। इस बार उनकी किस्मत जनता के हाथों दांव पर लगी है। दूसरे चरण के चुनाव में नकुड़ सीट पर सबकी नजर है, जिसका कारण इस सीट से विधायक धर्म सिंह सैनी है। इस सीट पर धर्म सिंह सैनी लगातार 2 बार से विधायक हैं। 2012 का चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट पर जीता था, तो वहीं 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद योगी सरकार में वे आयुष मंत्री बनाए गए थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सैनी ने बीजेपी की सदस्यता त्याग कर सपा की साइकिल पर सवार हो गए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर गुलाब देवी चंदौसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव में आंवला विधानसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक धर्मपाल सिंह को मैदान में उतारा है, तो सपा ने आर.के. शर्मा को टिकट दिया है। आर.के. शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव बिलसी से जीता था, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा देते हुए सपा का दामन थाम लिया था। वहीं अमरोहा विधानसभा सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे महबूब अली की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उन्हें इस चुनाव में एक बार फिर सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने राम सिंह सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा ने नवीद अयास को टिकट दिया है। कांग्रेस के टिकट से सलीम खान मैदान में है। अब मौजूदा अगर हम बात करें मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो इसमें 12 विधायक हैं जो अल्पसंख्यक हैं। सबसे बड़ी सी बात यह है कि ये जो मैक्सिमम जिले हैं, मैक्सिमम जिले, इन जिलों में मुस्लिम्स की संख्या बहुत बड़ी है और यहाँ पे 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 55% से ज़्यादा मुस्लिम बताता है, 7 सीटें। और जिस सीट से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग जो सीट है आजम खान वाली, वहाँ पर 60% वोट है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का।
और तो इसलिए मैं अगर ये जो एक इक्वेशन है जो यहाँ पर अभी का जो ट्रेंड देखने आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को इन सारी सीटों पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है जो पिछली बार की स्थिति। अब उसका क्या समीकरण है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम यहाँ पे 7 सीटें हैं जिसमें मुरादाबाद और सहारनपुर की 2-2 सीट है, रामपुर, अमरोहा और संभल की 1-1 सीट है जहां पर 55% वोट है। तो इसमें अगर मैं सीटों की बात करूं तो मुरादाबाद ग्रामीण और कुंदर की ये 2 सीट हैं। ये जो मुरादाबाद में है, रामपुर सदर जहां से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं वो, अमरोहा शहर, संभल। सहारनपुर में बाहट और सहारनपुर देहात ये 2 सीट हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 55% है और करीब 20 सीटें यहां पर ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या 35% से लेकर 40% है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर ये मुसलमान, ये जो अल्पसंख्यक मतदाता है, ये दूसरे किसी कम्युनिटी को अपने साथ लेकर निकलता है, दूसरे किसी भी कम्युनिटी को, वो ओबीसी हो सकते हैं, वो दलित हो सकते हैं, वो सवर्ण हो सकते हैं, जो उम्मीदवार अपनी कास्ट के वोट को लेकर अगर अल्पसंख्यक वोटर के साथ अगर शामिल हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये 20 सीटें वो हैं जो बहुत आसानी से विपक्ष के, खासकर बीजेपी के खिलाफ निकल सकती है। इसमें 1 सीट है जिसमें बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन करके वो सीट अल्पसंख्यक को दी है, लेकिन बीजेपी के लिए एक राहत की बात है और बीजेपी को वहीं से एक राहत नजर भी आती है। इस पूरे चुनाव में 23 उम्मीदवार बीएसपी ने मुसलमान खड़े किए हैं, कांग्रेस ने 21 उम्मीदवार खड़े किए हैं, गठबंधन ने या समाजवादी पार्टी ने 18 उम्मीदवार हैं जो अल्पसंख्यक खड़े किए हैं और ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने 15 उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो बीजेपी को कई सीटें ऐसी हैं यहां पर इस इलाके में जहां पर 2, 3, 4 तक उम्मीदवार अल्पसंख्यक हैं। बीजेपी को यहीं से सबसे बड़ी राहत नजर आती है। अगर ये वोट अगर डिवाइड होगा तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, जैसे पिछली बार हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान होने के बाद भी बीजेपी यहां से लगभग स्वीप करके अगर 37 सीट अगर लेके गई है तो ये एक बड़ी जीत है। तो एक स्वीप करके लेके गई थी बीजेपी। लेकिन इस बार जो ट्रेंड जो समझ में आ रहा है या जो ट्रेंड सामने आ रहा है उसके हिसाब से ये तय हो रहा है कि अल्पसंख्यक अपने वोट को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हमने ये बात पहले चरण में भी देखी थी और ये बात हमने दूसरे चरण में भी देखी थी। वो उस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं जो बीजेपी को हराने की दम रखता है। तो इसीलिए कई जगह वो अलग अलग हो सकता है, कुछ जगह वो बीएसपी के साथ भी चला जाए, हो सकता है कुछ जगह कांग्रेस के साथ भी जाए, हो सकता है वो कई जगह समाजवादी पार्टी के साथ भी जाए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये जो सीटें हैं 7 और 20, 27 सीट, ये 27 सीट बीजेपी के हाथ से जाने वाली हैं, सीधे जो एक गणित है। अब इसके बाद अगर आगे अगर हम बात करते हैं तो 4 सीट बदायूं और 2 सीट संभल की असमौली और गन्नौर, बदायूं की साहसवान, बिसौली, बदायूं और बिलसी, ये 6 सीट हैं जो यादव बहुल हैं। इन सीटों पर यादवों का बहुमत है या यादव एक प्रभावी ताकत रखते हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जाट वोट हैं वो प्रभावी हैं या वो एक ताकत रखते हैं। तो बीच में हमने देखा कि जिस तरीके से गठबंधन साथ में रहा और जयंत चौधरी की इस इलाके में जो रैलियां हुई हैं अखिलेश यादव के साथ, वो भी एक असर इस चुनाव में या गठबंधन के या समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ा होता है। अब अगर मैं बात करूं इन 6 सीटों की तो यहां पर मुसलमान और यादव मिलकर एक गठजोड़ बनाते हैं और ये फिर जो सीटें हैं ये सीटें भी बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। तो कुल मिला के 27 और 6 ये 33 सीटें इस तरीके की हो जाती हैं जो बीजेपी के हाथ में हमको देखती हुई नजर नहीं आती। ये समझ में आता है कि यहां से बीजेपी हार रही है। अब बात अगर मैं करूं, 20 सीटें ऐसी हैं जो दलित सीट है। यहां पर एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पिछले चुनाव में बदायूं से जो यादव बहुल लोकसभा सीट मानी जाती है, यहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे और यहां पे चुनाव जीती थी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य। अब इसका सीधा सा अर्थ है, इस पूरे एरिया में जहां पर
जाट और मुसलमान नहीं होकर गुर्जर भी हैं, जहां पर मौर्य भी हैं, जहां पर कुर्मी भी हैं, जहां पर लोध भी हैं, और जहां पर दूसरी अलग अलग कम्युनिटी भी हैं, और यहाँ पर दलित भी बड़ी संख्या में है। करीब 20 सीट हैं जिसके ऊपर दलित वोट है। अगर ये दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट अगर मिलता है तो फिर सीट निकलने की स्थिति बनती है। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि जिस तरीके से पिछली बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ शून्य हुई थी, इस बार फिर शून्य होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सीटें बीएसपी अगर उसका अपना वोट अगर उसके साथ में रहता है, और अगर कुछ सीटों पर वो ताकत में आती है और अल्पसंख्यक वोट अगर उसके साथ आ जाता है, तो फिर वो यहां से वो सीटें निकाल लेगी। ऐसी संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो करीब 3 सीटें ऐसी भी हैं जो ब्राह्मण बहुल है, कुछ सीटें वैश्य बहुल है। अब हम बात अगर शहरी सीटों की करें तो यहाँ पर जो शहरी वोट है, जो शहरी वोट है वो उसके ऊपर जिस तरीके की यहाँ जो आर्थिक स्थितियां जो हुई हैं और कुटीर उद्योग जो जिस पर जो असर पड़ा है, उसका सीधा असर यहाँ के वोटों के ऊपर पड़ रहा है। जिस तरीके से जो वोट निकल के जा रहा है वो ट्रेंड कर रहा है, और वो महंगाई और करप्शन और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज है जो हमने पहले चरण के अंदर देखा था, मतदान का जो ट्रेंड रहा वो ये रहा कि जो बीजेपी के खिलाफ वाले जो वोट हैं या वो बड़ी संख्या में निकले। पहले चरण में भी हमने देखा कि अल्पसंख्यक सीटों पर बड़ी संख्या में मतदान हुआ। यही ट्रेंड हमने दूसरे चरण के मतदान में भी देखा। कई जगह वोटों में गड़बड़ियां वोटिंग मशीन में आई, ये भी शिकायतें हुई कि वोट बीजेपी को जा रहा है, किसी को दो। लेकिन उसका भी लोगों ने खड़े होकर विरोध किया। तो मुस्लिम बहुल सीटों में, मुस्लिम बहुल इलाकों में जिस तरीके से बड़ी संख्या में मतदान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात उसमें भी निकल के आ रही है कि ये मतदान जो है ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। दूसरी चीज, एक और बात है, ये जो मैं बात कर रहा था 20 सीटों की जो दलित बहुल है, पिछली बार अगर बीजेपी अगर शून्य हुई थी, इसका सीधा सा मतलब था कि ये सारा का सारा दलित वोट बीजेपी के साथ चला गया। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर हम दूसरे वोटों की बात करें, खासकर ओबीसी, गैर यादव और गैर जाट ओबीसी की बात करें, तो फिर उसमें गुर्जर ऐसा एक कंपोनेंट है जो इस बार बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। पिछली बार वो बीजेपी के साथ में था, और जब से मिहिर भोज का विवाद शुरू हुआ है तब से गुर्जर कम्युनिटी के अंदर हमने ये पहले चरण में भी देखा था और ये दूसरे चरण में भी देख रहे हैं कि जो गुर्जर कम्युनिटी के वोट हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं जैसे अभी आपसे कह रहा था कि जो बदायूं की सीट है वहां से कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी चुनाव जीती है, तो अखिलेश यादव के साथ इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। अब देखिए 2004-07 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के साथ थे और 2017 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ थे। और ये दोनों, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई फैक्टर हैं तो वो इन दोनों चुनाव में जिसके साथ में थे, अगर मैं 2012 की बात छोड़ दूं तो वहां पर उन्होंने काफी जिस पार्टी के साथ थे उसने बड़ी जीत हासिल की। अगर मैं ये मान लूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य या धर्म सिंह सैनी, इन लोगों का कुछ प्रभाव अपने वोटों पर है, अपने कम्युनिटी के वोटों पर है, तो ये वोट भी कहीं ना कहीं आपको समाजवादी पार्टी के समर्थन में जाते हुए नजर आते हैं। तो अब बाकी इलेक्शन में क्या होगा, किस तरीके का समीकरण बनेगा, लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में जो मतदान का जो ट्रेंड है या जिस तरीके से वोट डाला गया है, उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। सबसे बड़ी चीज है एक और, इन दोनों चरणों के अगर हम 113 सीटों की बात करें तो इन 113 सीटों में से 91 सीट्स बीजेपी के पास थी। और जिस तरीके से इन दोनों चरणों में जो ट्रेंड जो हमने देख रहे हैं वोटों का, वो अगर बीजेपी के खिलाफ जाता है या इन 90% में 91 सीटों में से अगर बीजेपी कुछ सीटें लूज करती है, निश्चित तौर पर वो इस स्थिति में तो नहीं पहुंचने वाली, लेकिन वो कहां तक पहुंचेगी, कहां तक रहेगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम 2012 के इलेक्शन की बात करें तो 47 सीटें थी बीजेपी के पास और बीजेपी केवल शहरी इलाकों में चुनाव जीतती रही।
ये ट्रेंड फिर से समझ में आ रहा है। अब बीजेपी के पास जो एजेंडा इस पूरे इलाके में पोलराइजेशन का चलाना चाहती थी वो नहीं चला है, और वो नहीं चला है इसका मतलब फिर धीरे धीरे जो पूरा इलेक्शन है वो जात के ऊपर बट गया है, कास्ट के ऊपर, क्योंकि या फिर यूथ और जो लोगों की जो बदहाली है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो करप्शन है, जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, इसके ऊपर चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक, उन्होंने विकास की बात करना बंद कर दिया है। वो पूरे तरीके से पोलराइज कर रहे हैं, या फिर वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये जो तरीका है राजनीति में, ये घातक तरीका है। जब आप दूसरे की पिच पे जाके खेलते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को अपने पोलराइजेशन के पिच पे लाके खड़ा करें, लेकिन अखिलेश यादव जब आप गन्ना की बात करते हैं या जब आप गर्मी की बात करते हैं तो भर्ती की बात करके पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती है, यही हम पिछले कुछ चुनाव से एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता है जनता उसकी तरफ आकर्षित होती है। और आज भी हम जब मतदान हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में 9 जिलों में, तब हम देखते हैं कि तमाम जो अल्पसंख्यक हैं वो भाईचारे की बात करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके करें और आगे साथ बने रहें। नमस्कार।